अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, ये फ्री शेयर मार्केट कोर्स का छठा वीडियो है। काफ़ी इसमें ताख़ीर हो चुकी है। उसका रीज़न ये है, मैंने ये मज़मून कई महीनों पहले से तैयार करके रखा था कि मैं इस पर एक तफसीली वीडियो बनाकर आपको प्रॉपरली स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। लेकिन हो ये रहा है कि उस उम्मीद में कि मुझे वो वक्त कब मिलेगा और मैं बैठ के प्रॉपरली ऐसा काम कर सकूं, कई महीने निकल चुके हैं और बार बार आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि मुफ्ती साहब छठा पाठ कब आएगा, छठा पाठ कब आएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो, अब एडिटिंग अगर उस लेवल की नहीं भी हो पा रही है तो कम से कम मैं आपको ज़ुबानी समझा दूं। ज़ुबानी में आप लोग अपने एतबार से फिर कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या जो बातें मैं बोलूँगा उसको आप इंटरनेट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं अपने तौर पर। तो इसलिए देखो, शुरू में डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस तरीके से आप शेयर्स में एंट्री ले सकते हैं, 5% 10% का मूवमेंट उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स है, ये सारे तरीक़े हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शेयर मार्केट में 20 साल जो तजुर्बा है उसका निचोड़ है। हम भी इसी तरीके से जो है मार्केट में एंट्री लेते हैं और इसी तरीके से एग्ज़िट करते हैं। किस शेयर के अंदर कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट करना है, उसमें कब मूवमेंट आ सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और तीसरी चीज़ वो ये है कि देखो, ये जो हमारे पहले के 5 वीडियो और उसके बाद में ये जो छठा वीडियो है, ये सारे वीडियोस वो है, अगर आपने ध्यान से तवज्जो से इन वीडियोस को सुन लिए ना, तो ना आपको 4000 वाला कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको 15,000 वाला कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत है। मार्केट जो है ना, वो अपने तजुर्बे से चलता है और वो तजुर्बा आपको आता है मार्केट में ट्रेडिंग करने से। तो आपको पहले बेसिक सीख लो आप, उसके बाद आप जब ट्रेडिंग में आ जाओगे और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी स्टडी करके आप अपने तौर पे ट्रेडिंग करने लग जाओगे, एक्सपीरियंस आपको खुद आएगा, तजुर्बा आपको खुद आएगा। ये कोर्सेज जो है ना, उसमें वही बातें हैं, ये जो मैंने आपको शुरू के 5 वीडियो में और अभी छठे वीडियो में मैं दे रहा हूँ। इसलिए पहली हमारी नसीहत यही है, अपना पैसा ज़ाय मत करो, बर्बाद मत करो। मुझे किसी से हसद या किसी से जलन नहीं है, या किसी कोर्स बेचने वाले से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है भाई, ये सब चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे बिखरी हुई है, हज़ारों वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर, ये सारे बेसिक लोग फ्री में सिखा रहे हैं। यार, तुम वही सिखाने के 15,000 मांग रहे लोगों से, वही सिखाने के 4-4 हज़ार रुपये ले रहे लोगों से, वही सिखाने के 2,000 5,000। तो इसके लिए ये सारा बेसिक्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो इस पर पैसा आपको ज़ाय नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। आप एक्सपर्ट बनोगे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, ये मेरे जुमले याद रखो। चलिए, अब हम यहाँ से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब आपको कैसे पता चले भाई इस शेयर के अंदर मूवमेंट आने वाला है, इसमें नहीं आने वाला है? अब देखो, उसका सिंपल सा तरीका है। अभी करंट में कौन सी न्यूज़ चल रही है? ट्रम्प साहब के टैरिफ की, ठीक है। ऐसे हालात में आपको क्या करना है? अब देखो, ऐसे हालात में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए और आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए, उसका सिंपल सा तरीक़ाकार ये है। अब जैसे ये टैरिफ के मसाइल जब चल रहे हैं, तो टैरिफ के मसाइल के दरमियान में जब आपने देखे कि ट्रम्प साहब ने जो है टैरिफ बढ़ा दिए, तो उस टाइम पे वो कंपनियों से बाहर निकल जाना है जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे टाइम पे ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ कम करके 18% कर दिए, अब उसके बाद आपका काम यह है कि भाई जब टैरिफ कम हो रहा है तो वो सारी कंपनियों में मूवमेंट आएगा। अब आप देखो, उस दिन हमने एक पूरी लिस्ट हमारे ब्रॉडकास्ट फैमिली के लिए जो है एक बनाकर उन तक पहुंचाए थे। अब आप देखो, वो पूरी जो लिस्ट है, उसी दिन किसी को 20% का, किसी को 30% का, किसी को 10% का अपर सर्किट लगा। रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है भाई,
वो सारे कंपनियों का कारोबार अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है, टेरिफ से सबसे ज़्यादा वही इम्पैक्ट हो रहे थे। इसके लिए जब टेरिफ हटा तो उन्हीं कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। अब ये आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके स्टडी में कि भाई मैं इससे कैसे फ़ायदा उठाऊं। अब देखो, जिस दिन वो मार्केट ओपन हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो है ना, यानी ये जो बहुत सारे शेयर शुरू में 5% का इनको जो है अपर सर्किट लगा हुआ था। अब जिन लोगों ने ये देख लिए कि भाई ये शेयर ऊपर से जो है ना 30% 40% टूटा हुआ है सिर्फ टेरिफ की वजह से, बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई नक्स नहीं है, कंपनी में कोई आयब नहीं है, फिर ये ऊपर से 30-40% क्यों टूटा? सिर्फ टेरिफ की वजह से। अब टेरिफ जब रिवर्स हो चुका है, टेरिफ जो है वो 50% से डायरेक्ट 18% पे आ गया है, तो उसके बाद अब फायदा किसको होगा? उन्हीं कंपनियों को। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई ये 40% जो टूट गया है शेयर, किस वजह से टूटा? टेरिफ की वजह से। अभी ओपनिंग में इसको कितना परसेंटेज मिला? 5%। तो 35% का ग्रोथ बाकी है अभी उसके अंदर। ये आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि चलो अब मैं इसमें एंट्री ले लेता हूं, अब उसके बाद बात के जो है और 5%, 10% और उसके बाद कंटिन्यूसली उस शेयर के अंदर जो है 15-20% तक का अपर सर्किट लगा। रीज़न क्या है भाई? 40% एक शेयर टूटा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो 40% की रिकवरी आना ही आना है। जिस वजह से वो 40% की गिरावट हुई थी, वो वजह अब ख़त्म हो चुकी है। तो देखो, ये आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस तरीक़े से। अब जैसे वापस से टेरिफ के ऊपर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल करार दिया। अब उससे क्या हुआ? टेरिफ और नीचे आ गया, टेरिफ 10% तक का हो गया। फिर ट्रम्प साहब उसको 15% करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो टेरिफ बेजान हो चुका है, वो एक खेल बन गया है। अब ये जो खेल है ना, इस खेल से क्या होगा कि वो टेरिफ जड़ से ख़त्म ही हो जाएगा आगे। तो अब ये ऐसी तमाम कंपनियां जो टेरिफ की वजह से नीचे आ चुकी है, आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने फ़ौरन अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि भाई ऐसे जो शेयर्स हैं उनके फंडामेंटल्स देख कर कि भाई फंडामेंटली इनमें से कौन से शेयर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कंपनियों की जो गिरावट है वो सिर्फ टेरिफ की वजह से है, बाकी फंडामेंटल या कंपनी के रिज़ल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कोई भी निगेटिव जो है वो उसके ऊपर फ्लैग नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर आप उसमें एंट्री ले और आप अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं। अब टेरिफ के मसले में फिर दूसरा मसला क्या हुआ? जो क्रूड ऑयल हमारे देश में रशिया से आता था, ट्रम्प साहब के बोलने पर हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं ख़रीदेंगे और हम ख़रीदेंगे अब वेनेजुएला से ही, जबकि रशिया से हमको सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था। अब जब टेरिफ ख़त्म हो गया तो थोड़े दिनों के बाद में ये क्रूड ऑयल का मसला भी हल होगा। अब जैसे ही क्रूड ऑयल का मसला हल हुआ तो आपको ये स्ट्रैटेजी पहले से बनाना चाहिए कि आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदती है। वो कंपनियों के शेयर्स आप देखो कितने परसेंटेज नीचे आ गए हैं, और आपके लिए उसमें एंट्री की कब जो है गुंजाइश है। अब आप ऐसे शेयर्स में पोजीशन बनाओ। जैसे ही, क्योंकि ट्रम्प साहब का टेरिफ जो है वो पूरी तरह से खोखला हो चुका है, तो वो जो ट्रेड डील भी थी, उस ट्रेड डील की भी अब हवा निकल चुकी है। तो वो ट्रेड डील को भी जो है इंडिया उतना सीरियस नहीं लेगा। मतलब ये है कि इंडिया जो है ट्रम्प साहब के बोलने पे अब ऐसा नहीं है कि रशिया से क्रूड ऑयल नहीं ख़रीदेगा, कहीं से भी ख़रीद सकता है। अब जब वो रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदेगा तो वो कंपनियों को दोबारा से फ़ायदा होगा। तो देखो, ये मैंने आपको पहला संकेत, पहला जो है तरीक़ा बताया, पहला रास्ता बताया, इस तरह से शेयर्स में आपको रिसर्च करना है। अब दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं ईरान और अमेरिका वॉर के ऊपर। अब आप देखो, ये जब से ट्रम्प साहब ने कहा मैं आज अटैक करूंगा, कल अटैक कर दूंगा, परसों अटैक करूंगा, तो आपकी नज़र जो है ना वो मार्केट पे होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल इंडिया ईरान से ख़रीदता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप देखेंगे तो क्रूड जो है उसका प्राइस बढ़ गया।
अब जो कंपनियां हमारे भारत देश की बाहर देशों से क्रूड ऑयल मंगाती है, उनके शेयर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो नीचे आएंगे। और वो कंपनियां जो बाहर से नहीं क्रूड ऑयल ख़रीदती है बल्कि इंडिया में भी क्रूड ऑयल निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आसाम है, मुंबई के करीब समंदर में, और बहुत सारी जगह गुजरात वगैरह के अंदर भी, इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे जो है गैस एंड ऑयल वगैरह ज़मीन से निकलता है। अब आपको पता होना चाहिए भाई वो कौन सी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर इंडिया का जो निकलने वाला ऑयल है, गैस है, उसको कंट्रोल करती है। तो अब आपने अपने रिसर्च के बेस पर उन कंपनियों में एंट्री लेना चाहिए, उन कंपनियों के शेयर्स। अब आप देखो इतना मार्केट जो है जुमेरात के दिन यानी थर्सडे को गिरा, उसके बावजूद वो कंपनियों के शेयर्स ग्रीन में थे। जिन कंपनियों का इंडिया का जो क्रूड ऑयल बेचती है, और फ्राइडे को भी उनके शेयर्स में एकदम से आग लगी हुई थी। आप देखो दोनों दिन जो है ना 5-5, 10-10% के अपर सर्किट उनको लगे। वजह यह है कि भाई अगर ईरान और अमेरिका की वॉर होती है, जंग होती है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे ही पड़ेगा। अब ये कंपनियां खुद अपने देश का क्रूड ऑयल बेच रही है तो इनकी डिमांड बढ़ेंगी, इनका जो है जो ईरान की सप्लाई थी वो कम हो जाएंगी। अब इनका डिमांड जब बढ़ेगा तो वो बढ़ने के बाद में फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर जो है इनके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। अब दूसरे और किन चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट होगा, अब जैसे मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपको बताया था, जैसे जैसे ट्रम्प साहब जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, ऑटोमेटिकली मेटल्स के प्राइस जो है उनमें बढ़ोतरी हो गई। आप देखो जो एल्युमिनियम की कंपनियां हैं, और ऐसे ही जो है कॉपर की जो कंपनियां हैं, और ऐसे ही स्टील की जो कंपनियां हैं, वो शेयर पूरे ऐसे मर गए हुए थे, उनमें दोबारा से जान आ गई और ऐसे गिरे पड़े मार्केट में। मार्केट गिर रहा है और उन शेयर्स को अपर सर्किट लग रहे हैं। लाइफ हाई को उन्होंने टच कर दिया, लाइफ हाई के भी ऊपर निकल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, गोल्ड आप देखो, सिल्वर 4 लाख के ऊपर निकल गया, गोल्ड 2 लाख के करीब करीब पहुंच गया। ये सब चीज़ें कब हुई, जिस टाइम पे अमेरिका और इज़राइल वॉर का एकदम यानी पीक का टाइम चल रहा था। जैसे ही ट्रम्प साहब ने रिवर्स गियर डाला, उसके बाद वापस से सिल्वर देखो आधा जो है कम हो गया, उसके बाद और गोल्ड कम हुआ। और जब ट्रम्प साहब ने कहा कि हम सैटरडे को दोबारा से अटैक करेंगे, तो वापस से सारे मेटल्स के अंदर उछाल आ गया। तो देखो ये है मार्केट में रिसर्च करने की स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी इस तरीके से होना चाहिए कि भाई जिस देश के साथ में जंग होने वाली है, उस देश के साथ जिन कंपनियों का कारोबार वगैरह है, अब आपने वहाँ से एग्ज़िट ले लेना चाहिए और आपने जो है आगे के मूव का वेट करना चाहिए। जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से अब आपको एंट्री लेना है, उसके हिसाब से आपको एग्ज़िट करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा जो तरीक़ा है उसे कहते हैं सीज़नल तरीक़ा। सीज़नल किसे कहते हैं, सीज़न के हिसाब से शेयर्स में एंट्री लेना, सीजन्स के हिसाब से शेयर्स से बाहर निकल जाना। अब जैसे मिसाल के तौर पर बारिश का मौसम करीब आ रहा है या अच्छा मानसून हो रहा है, तो ये जो टाइम है आपका एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह, यानी जितनी भी कंपनियां जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सामान बनाती है वो बेचती है, फर्टिलाइज़र वाली जो कंपनी है, क्योंकि देखो भारत जो है ना आज भी 60 to 70% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश के अंदर पैदा होती है, जैसे अनाज है, चावल है, बासमती वगैरह है ना, हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पैदावार इसकी ज़्यादा है। अब एग्रीकल्चर जो है ये बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर आपको, तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में एंट्री का ये सही टाइम होता है। ऐसे टाइम पे एंट्री लेकर, मतलब ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जिनका व्यू 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का है, वो आराम से इसमें एंट्री ले और एक अपना 3 से 4 महीने का नज़रिया लेकर चले। और इन्हीं कंपनियों का जो सेकेंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आता है, जैसे ही इनके सेकेंड क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में ये कंपनियों के रिज़ल्ट्स से
जो शेयर के प्राइस में और जो इम्पैक्ट आता है उतना आप उसूल करें और उसके बाद में आप यहाँ से एग्ज़िट ले लें। अब उसके बाद दूसरे जो सीजनल शेयर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट कंपनियों के। अब गवर्नमेंट कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं, आपको एक एक खबर के ऊपर, एक एक न्यूज़ के ऊपर, एक एक एक्टिविटी के ऊपर जो है नज़र रखना ज़रूरी है अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो। अब किसे कहते हैं एक्टिविटी, जैसे मिसाल के तौर पे अभी बजट का टाइम आने वाला है, तो बजट से पहले आप देखो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स किस कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर्स है जिनको इस बजट के अंदर फ़ायदा हो सकता है। अब वो सारे सेक्टर्स से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, आप बजट से पहले उसमें एंट्री ले लो, क्योंकि हमने वो टाइम देखा हुआ है। अभी इस बजट के अंदर मार्केट में उतना कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं आया, लेकिन हमने वो टाइम देखा हुआ है बजट के वक्त में शेयर्स को 10% 20% के अपर सर्किट लगते हुए। तो इसके लिए देखो बजट जो है ना वो एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी टाइम होता है सीजनल, पैसा बनाने के लिए और कमाने के लिए। ऐसे ही बजट के अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंसमेंट करती है अपने कंपनियों के लिए, और इसी तरह से जो है रेलवे के लाइनों को लेकर, और इसी तरह से आगे के डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब इन सब का जो इम्पैक्ट है ना ये सारे कंपनियों पे पड़ता है। मैं आपको इससे पहले 1000 मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि देखो भारत जो है ना, भारत ये अभी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। भारत डेवलप कंट्री नहीं है। डेवलप कंट्री किसे कहते हैं? जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है। अब ये डेवलप कंट्रीज़ में और हमारे में फ़र्क क्या है? तो बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 40-42 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। आप सोचो 40 या 42 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है अमेरिका की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 30 यानी 30 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। और फिर उसके बाद जापान है, साउथ कोरिया है। ये जो सारे मुल्क है ना, इन मुल्कों की इकोनॉमी आती है। अब हमने भी दावा किया है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं, और हमारी जो इकोनॉमी है वो यानी 4 ट्रिलियन डॉलर को पहुंच चुकी है। अब आप सोचो अगर हम वर्ल्ड की 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी गए हैं तो आप ध्यान दो चाइना में हमारे में फ़र्क कितना है और अमेरिका और हमारे में फ़र्क कितना है। वो कहाँ 42 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर, और ऐसे ही कहाँ चाइना की 30 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर और हमारी। दो क्या होता है ना, अभी हमको वो लेवल पे जाने में कम से कम अभी 50 साल लगेंगे, ये याद रखो। रीज़न ये है, आप जाओ कभी चाइना चले जाओ, आप साउथ कोरिया जाओ, आप जापान जाओ, आपको पता चलेगा डेवलपमेंट किसे कहते हैं। साउथ कोरिया में आप रोड रास्ते देखोगे, बसेस का सिस्टम देखोगे, अंडरग्राउंड जो रोड रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पे मेट्रो का सिस्टम। मैंने दिल्ली में सफ़र किया था, मुझे लगता था कि भाई दिल्ली मेट्रो जो है सबसे अच्छा सिस्टम दुनिया में शायद दिल्ली मेट्रो का ही है, जहाँ पे लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटीज़ सहूलतें हैं। लेकिन जब मैं अभी सोल सिटी के अंदर 4थी मरतबा जो साउथ कोरिया गया था, तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा मेट्रो से सफ़र किया और मैंने उसके पूरे सिस्टम को समझा। तो समझ में ये आया कि सोल सिटी, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का ये वाकई में भी वो शहर है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जो रिंग रोड होते हैं, ऐसे सोल सिटी के अंदर जो है ना मेट्रो के रिंग बने हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से मेट्रो के जो है रिंग बने हुए हैं। और ज़रा से डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से आप बाहर निकल जाओ तो वहाँ पे बसेस खड़ी हुई है। यानी मुझे ऐसा लगा कि भाई वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे सस्ता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मुझे लगा वो सोल सिटी के अंदर सबसे सस्ता। आपने वहाँ का एक कार्ड ले लिए तो मैंने ध्यान दिया उसके जो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे लगते हैं, 10 रुपये, 12 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये हमारे यहाँ के हिसाब से। और आप बस में सफ़र करो, आप ट्रेन में सफ़र करो, और वहाँ पे कोई पूछता नहीं है आपको। पूरा सिस्टम वहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर जा चुका है। पूरा सिस्टम, पूरा क्या पूरा सिस्टम जो है ना
सारा वहाँ पे ऑटोमेशन, या आज की लैंग्वेज में जिसे एआई कहते हैं, हमारे ज़माने में उसको ऑटोमेशन कहते थे। ऑटोमेशन के ऊपर पूरा सिस्टम जो है वहाँ पे जा चुका है। ऑटोमेटिकली कोई आपको पूछेगा नहीं। आप वहाँ की मेट्रो में, सबवे ट्रेन्स के अंदर सफ़र कर रहे हो, बस में आप जा रहे हो, वहाँ ऑटोमेटिकली मशीनें लगी है, आप वहाँ पे उसको टैप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। इस तरीके के सिस्टम वहाँ पे बने हुए हैं। 2 रुपये 5 रुपये में आप कई कई किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हो। तो देखो, मुझे फिर आने के बाद एहसास हुआ कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो है ना वो ऐसी होती है, जहाँ पे ऐसा ज़बरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। हाँ, हर बस स्टॉप के ऊपर वहाँ पे वाईफाई फ्री आपके लिए, हर बस में वाईफाई फ्री, हर मेट्रो स्टेशन पे वाईफाई फ्री, हर मेट्रो ट्रेन के अंदर वाईफाई फ्री। अब इसका फ़ायदा क्या है? लोगों को बेसिक, आज के ज़माने में उनको खाना एक वक्त का कम मिले तो चलेगा, लेकिन वाईफाई और इंटरनेट हर आदमी को चाहिए। और वहाँ के लोग तो तकरीबन 90% लोग वहाँ के, वो सारे के सारे अपने काम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से, यानी वहाँ अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, हर आदमी आपको उसके टैब में, उसके मोबाइल में, उसके लैपटॉप में काम करता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से देखो, ये सारे मुल्कों में डेवलपमेंट कंट्रीज़ ऐसी होती है। चाइना भी मेरा सफ़र हुआ है। चाइना के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, जो एयरपोर्ट्स वहाँ पे बने हुए हैं, जो रोड, जो रास्ते, अब डेवलपमेंट कंट्रीज़ ऐसी होती है। अमेरिका की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। अब हम अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये जितनी भी इंफ्रा की कंपनियाँ हैं, जिनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते हैं, जो रोड बना रहे हैं, जो हाईवे बना रहे हैं, जो ब्रिज बना रहे हैं, जो मेट्रो का काम कर रहे हैं, जो अब आप सोचो, मुंबई जैसा शहर कई सालों के बाद, यानी अभी अभी मुंबई के अंदर जो है मेट्रो जो शुरू हुई घाटकोपर से लेकर अंधेरी तक, ये पहली मेट्रो है। उसके बाद अब पूरे मुंबई में काम चल रहे हैं मेट्रो के, ये लाइन, वो लाइन, पर्पल लाइन, स्काई लाइन और ओशन लाइन, इस तरह से जो है अलग अलग लाइनों के काम चल रहे हैं। अब मुंबई के अलावा बाकी शहरों में भी, पुणे के अंदर पहले एक लाइन शुरू हुई, अब होते होते कई लाइनों के काम चल रहे हैं। तो ये खाली 2 शहरों का मसला नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो हर शहर के अंदर इस तरह से डेवलपमेंट हमारे देश में। तो अब आपको ये सब चीज़ें जो है ना समझना चाहिए कि भाई बजट के अंदर कुछ ऐसी नई चीज़ें आती है, नए हाईवे अनाउंस होते हैं, नए मेट्रो के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, तो इसका फ़ायदा किन कंपनियों को होगा? तो आपने फ़ौरन वैसे कंपनियों में एंट्री लेना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, अंडर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो ऐसी इंफ्रा की और इस तरह की जो है ना, अब आप देखो, कल मैंने देखा, यानी फ्राइडे को, हमारी कुछ कंपनियां जो इंडिया के अलावा दूसरे देशों के भी ऑर्डर लेती हैं, उनके शेयर्स को जो है ना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गए, वो लाइफ हाई के ऊपर। ऐसा ग्रोथ उनके अंदर, रीज़न ये है भाई आगे पूरा डेवलपमेंट बाकी है अभी। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है। और चौथा जो तरीक़ा है वो ये है कि आपको न्यूज़ पे पूरी वॉच रखना है, किस शेयर के बारे में क्या ख़बर आ रही है, किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिल गया है, किस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो कितनी है। अब देखो, ये सब चीज़ों पे जब आप नज़र रखते हो और आपको जैसे ही पता चले कि फ़लानी कंपनी को 900 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, फ़लानी कंपनी को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 250 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 1500 करोड़ का, यानी जो भी ऑर्डर जिस कंपनी को मिलता है, ऑर्डर का इम्पैक्ट कम से कम एक 2 से 5% के लिए ज़रूर उस कंपनी के ऊपर होता है। ये एक मतलब मार्केट का जो है ना, ये रूटीन है। ये किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो न्यूज़ पे आपको वॉच रखना ज़रूरी है। अब ऑर्डर के अलावा दूसरी भी बहुत सी पॉजिटिव खबरें होती है। किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर चल रहा था, अब दूसरी जो कंपनी है वो हार गई, अब जो जीत गई है उनको जीत मिल गई, या उनको टैक्स में छूट मिल गई, या उनको किसी चीज़ में राहत मिल गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर होती है। 2 से 5% का मूवमेंट ऐसे शेयर के अंदर ज़रूर आता है। फिर तीसरी जो खबरें होती है कि भाई गवर्नमेंट ने फ़लाने सेक्टर के ऊपर जो है जीएसटी कम कर दिया, गवर्नमेंट फ़लाने सेक्टर को राहत दे रही है,
तो वो ख़बर भी आपके लिए पॉजिटिव है। जिस सेक्टर का जीएसटी कम होगा, जिस सेक्टर का टैक्स कम होगा, वो कंपनी, वो सेक्टर के जो शेयर्स है उसके अंदर भी मूवमेंट आएगा। फिर चौथे टाइप की जो ख़बरें होती है वो बाहर देशों की। जैसे हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां जो है बाहर देशों के अंदर भी काम करती है। तो जैसे अमेरिका का जो यूएस फेड है, उन्होंने फलाने कंपनी को ग्रीन सिग्नल दे दिया, या अमेरिका का जो एफडीए है उन्होंने फलानी कंपनी को लाइसेंस दे दिया, फलानी फार्मा की जो कंपनी है उनके दवाओं को मंजूरी दे दी, फलाने कंपनी का जो है वहाँ वो लोग अपना एक प्लांट लगा रहे हैं। तो ये सारी जो ख़बरें हैं यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के और दीगर देशों के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड हो रहा है अदर कंट्रीज़ के अंदर भी, तो उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव ख़बर है, उसके ऊपर भी आप नज़र रखो। उस एतबार से भी आप जो है उस शेयर के अंदर एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं। फिर आखिरी बहुत ही अहम बात, ख़ास तौर पे हमारे डिफेंस कंपनियों को लेकर मैं बताऊंगा। अब पहले क्या होता था, इंडिया ख़ुद जो है ना अदर कंट्रीज़ से डिफेंस जो हमारा सेक्टर है वो वेपन्स वगैरह ये सारी चीज़ें ख़रीदता था बाकी देशों से। अब क्या हो चुका है, इंडिया ख़ुद जो है ना इस लाइन के अंदर आत्मनिर्भर बन चुका है। अब ऐसी जो कंपनियां हैं इनको दूसरे देशों के ऑर्डर मिल रहे हैं। अब ऐसी किसी कंपनी को अगर किसी बाहर के देश का ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव ख़बर है। अब आप देखेंगे ऐसी जो कंपनियां हैं, हम आज से 2-4 साल पहले जब ये शेयर एकदम कौड़ी के भाव में 60, 70, 80 रुपये पे मिलते थे, हम लोगों को रिकमेंड किया करते थे, तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे तो 450, 500 तक पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं लोगों को बोलता था ये शेयर आपको 250 में, 300 में, 350, 400, 450 में भी नहीं मिलेंगे। आगे के टारगेट हमारे 500 के हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा यही है कि भाई ये कंपनियां, इनकी ऑर्डर बुक ऐसी स्ट्रॉन्ग है और आगे जो है इनका कारोबार और बढ़ रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने जो है ऐसा बोल दिए तो आप फ़ौरन उसमें एंट्री ले लो। मैंने अभी इतना जो लंबा चौड़ा लेक्चर दिया वो आपको रिसर्च सिखाने के लिए, खुद रिसर्च कैसे करे किसी शेयर के अंदर, ये सारे तरीक़े बताया मैंने आपको। एंट्री एग्ज़िट लेने के लिए ये सारी चीज़ों को आपने देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में दुआओं की दरख्वास्त के साथ में मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। मगर आखिरी रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, मुझे अफसोस जो होता है ना, अफसोस वो इस बात का, आप लोग हमारे शेयर मार्केट के वीडियोस को लाखों की तादाद में देखते हो, उसको वायरल कर देते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, और कुरान की तफसीर जो मैं 10-10, 15-15 किताबें पढ़कर आपके सामने बयान करता हूं, मुझे इतना अफसोस होता है उसको 3000, 4000, 5000 लोग सुन रहे हैं, जबकि वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ें हैं। सुनो, आपको रूहानी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आखिरी में, हमारी जो तफसीर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। पुरानी सीरत, पुरानी तफसीर चैनल के ऊपर है, सुनो, आपको फ़ायदा होगा। शेयर करो, यही बातें आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। और पैसा कमाने का भी जो तरीक़ाकार है, ज़िंदगी ढंग से गुजारने का भी जो तरीक़ाकार है, आपके लाइफ में एक तवाज़ुन, एक बैलेंस पैदा करने का भी जो तरीक़ाकार है ना, वो आपको सीरत से ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।